हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जागरा आज फिर से हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। सावन का महीना है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज के हमारे इस वाक्य में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे सनातन धर्म में जिस गोत्र प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात एक वर और वधू के विवाह से पहले 3 गोत्र जो मिलाए जाते हैं, मतलब पहले उस लड़के का, उनकी दादी का और उनकी नानी का। और अगर उन तीनों गोत्र में से कोई भी एक गोत्र अगर मिल जाता है तो उस लड़का और उस लड़की का विवाह जो है वो नहीं करवाया जाता है, संपन्न नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ये गोत्र प्रणाली जो है कहाँ से शुरुआत हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आखिर में इसका वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात करें। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये गोत्र प्रणाली, इसकी शुरुआत कहां से हुई। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी बताया है कि ब्रह्मदेव जी ने जब इस सृष्टि की संरचना की, इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने मन से अपने 10 पुत्रों का निर्माण किया, या हम कह सकते हैं कि अपने मन से, अपनी शक्ति से अपने सबसे पहले पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन ज्ञात रहे कि वो उनके 10 पुत्र जो हैं वो किसी भी स्त्री से पैदा नहीं हुए। जैसा कि हम जानते हैं देवी सरस्वती जो कि ब्रह्मदेव जी की धर्मपत्नी है, तो वो 10 के 10 जो पुत्र हैं, पहले 10 पुत्र जो ब्रह्मदेव जी के, वो देवी सरस्वती से पैदा नहीं हुए। वो ब्रह्मदेव जी ने अकेले ही अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से उनको पैदा किया है। वो 10 पुत्र कौन कौन से हैं, जिनको हम सप्तऋषि भी नाम से भी जानते हैं, मतलब 7 ऋषि जो हुए हैं, जो कि इस संसार के कल्याण के लिए भागीदार बने हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो 7 ऋषि कौन कौन से हैं। जैसे पहले हैं अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदाग्नि, ऋषि कश्यप, विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। उसके बाद 8वें पुत्र जो हुए वो धर्मराज जी, 9वें नारद जी और 10वें जो हुए प्रजापति दक्ष। कहने को तो ये 10 के 10 पुत्र जो हैं वो ब्रह्मदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मदेव जी का कोई भी आनुवंशिक गुण, या जैसे हम कहते हैं कि जब एक बालक, एक बच्चा पैदा होता है तो माता और पिता के दोनों के गुण उस बच्चे में होते हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है, ये 10 के 10 जो पुत्र हैं ब्रह्मदेव जी के, उनमें ब्रह्मदेव जी का उनका कोई भी आनुवंशिक या जेनेटिक जो गुण है उन 10 के 10 पुत्रों में नहीं। 10वें जो उनके पुत्र हुए प्रजापति दक्ष, उनके वहां पर बहुत सारी कन्याओं ने जन्म लिया और उन्हीं कन्याओं का विवाह जो है इन सप्तऋषियों से हुआ, और जिनकी बाद में संतानें जब पैदा हुई वहां से इस संसार का निर्माण होना शुरू हुआ, या हम कह सकते हैं कि इस संसार में मनुष्य जो जात है वो आगे प्रफुल्लित होकर बढ़ना शुरू हुआ। अभी आप कहेंगे कि मतलब आपस में वो भाई हुए तो अपने ही भाई की पुत्रियों से कैसे कोई विवाह कर सकता है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि ब्रह्मदेव जी ने उन 10 के 10 पुत्रों को जो है अपने तेज, अपने मन से, अपनी शक्ति से उनको पैदा किया। ब्रह्मदेव जी का कोई भी आनुवंशिक गुण, जो हम साइंटिफिक तरीके से कहते हैं कि जो जेनेटिक जो अंश होता है माता का या पिता का, वो कोई भी ऐसा गुण उन 10 के 10 पुत्रों में या उन भाइयों में नहीं था। और इसी वजह से प्रजापति दक्ष जो है अपनी कन्याओं का, अपनी बेटियों का विवाह जो है उन 7 ऋषियों से करते हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये संसार का निर्माण होना शुरू हुआ, और इन्हीं 7 ऋषियों ने आगे जो है ये गोत्र प्रणाली मतलब आगे बढ़ाई, ताकि संसार में एक संतुलन बना रहे। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब भी एक लड़का और लड़की का विवाह तय किया जाता है तो तय करने से पहले उनके गोत्र को मिलाया जाता है, और अगर किसी भी गोत्र का मिलाप हो जाता है तो उन लड़का और लड़की का विवाह जो है हमारे सनातन धर्म में नहीं माना जाता। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह देते हैं कि अगर गोत्र मिल जाता है तो उनका रिश्ता मतलब भाई बहन का माना जाता है। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए एक लड़का या लड़की
कहीं दूर किसी दूसरे देश में बैठे हैं और दूसरा जो इंसान है या लड़का या लड़की जो है मतलब हमारे भारत देश में है, और अगर उनका वैवाहिक हम उनका संबंध बनाने की कोशिश करें, उनका विवाह करने की अगर कोशिश करें, तो कोई इंसान जैसे अमेरिका या कनाडा जैसी कंट्री में बैठा है और जब उनके गोत्र मिलाए गए और अचानक उनका गोत्र मिल गया, तो तब भी उनका जो विवाह है वो नहीं माना जाता है, या हम दूसरे शब्दों में जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनको भाई और बहन का दर्जा दिया जाएगा या भाई बहन उनको माना जाएगा। तो उसके पीछे अभी साइंटिफिक कारण क्या है? उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो ये सप्त ऋषि हैं, इन ऋषियों से ही जो है इन गोत्रों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई इंसान कश्यप गोत्र से अगर संबंध रखता है और उसके लड़की के गोत्र से भी कोई भी मतलब अगर कश्यप गोत्र से संबंध रखा हुआ उनका मतलब किसी भी रिश्तेदार का या उनकी दादी का या नानी का अगर गोत्र मतलब मिल जाता है, तो कहने का भाव ये है कि कश्यप मतलब कश्यप जो ऋषि हुए हैं कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज जो है उनसे संबंध रखते थे और उन्हीं की संतान, उनकी औलाद आगे बढ़ करके इस संसार में मतलब जहां तक पहुंची, और यहीं तक पहुंचने के बाद अगर दो गोत्रों का मतलब समान एक ही जगह पे विवाह किया जाएगा तो उनको भाई बहन के दर्जे से माना जाएगा। अब हम जानेंगे इसके पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो साइंटिफिक एक रीजन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि विज्ञान कहता है कि जब एक बालक, एक लड़का या लड़की पैदा होता है तो उसके अंदर उनके माता और पिता के जीन्स, जो जेनेटिक अनुवांशिक जो गुण हैं वो होते हैं। लेकिन विज्ञान ये भी कहता है कि जब एक लड़का पैदा होता है उस लड़के के अंदर 95% मतलब 95% गुण जो हैं पिता के होते हैं और सिर्फ 5% जो गुण है वो माता के होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ पहला एक लड़का पैदा हुआ है और जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर 95% मतलब पिता के गुण हैं, और अगर अब इस 95 को अगर हम डिवाइड करें 7 हिस्सों में, तो 7 हिस्से मतलब 7वें हिस्से में भी जाकर के उसमें करीबन 1 या 1.5% जो है प्रतिशत गुण जो है उसके पूर्वजों के होते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके अंदर 50% गुण जो हैं उसके पिता के और 50% उसकी माता के गुण होते हैं। अगर हम उन 50% को 7 हिस्सों में बांटते हैं तो 7वें हिस्से में आकर के वो गुण मतलब माइनस में या 0 में हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब एक लड़का पैदा होता है तो 7वीं पीढ़ी तक भी, 7 पुश्तों तक भी उस बालक के जरिए आपके पूर्वजों के गुण, आपके बुजुर्गों के गुण जो हैं उस बालक के जरिए आपके खानदान में, आपके पूरे वंश में मतलब फैलते हैं। वहीं अगर हम स्त्री की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, तो 7वें पीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही आपके बुजुर्गों के, आपके वंश के जो गुण हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब एक स्त्री का विवाह होता है तो विवाह के बाद अक्सर वो अपने पति का जो गोत्र है, या हम कह सकते हैं कि मतलब अपने पति के गोत्र में उसका मतलब निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि वो अपने गोत्र को दान में देती है अपने पति के लिए, और वहां से उसका जो वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से उसका पूरा का पूरा जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इसी सिद्धांत के हिसाब से ही आप देख सकते हैं, हम लोगों ने कई बार देखा होगा या हम कहते भी हैं अक्सर के, मान लीजिए आपके घर में अगर कोई औलाद पैदा हुई है, आप कहते हैं कि इस बालक के, इस बच्चे के जो फेस है, जो उसके नैन नक्श हैं, वो पुराने आपके किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि उस बालक के अंदर, उस बच्चे के अंदर मतलब आपके बड़े बुजुर्गों के आनुवंशिक जो गुण हैं वो विराजमान है उसके अंदर। या आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा जो 7 जन्मों का जो साथ होता है, या हमने ये भी सुना है कि 7 पुश्तों तक आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर है।
तो उसके पीछे इन कहावतों का जो मेन कारण है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो यही है कि जब एक बालक, एक लड़का जो पैदा होता है, तो 7 पुश्तों तक भी उस लड़के के, उस पिता के जो गुण हैं वो उस लड़के के जरिए आगे, मतलब उसके वंशों में फैलते हैं। और वहीं लड़की के अगर हम बात करें तो 5 या 6 पुश्तें होने के बाद ही वो पूरा का पूरा उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो जीन्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। वहां से एक नए जीन की शुरुआत होती है। तो ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब बात हम करते हैं कि इसके पीछे क्यों ऐसा कहा गया है कि समान गोत्र के लड़का और लड़की में विवाह क्यों नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का मूल कारण यही है कि अगर आप एक समान गोत्र में विवाह करते हैं तो उसके अंदर जो आपकी पुश्तैनी, आपके बड़े बुजुर्गों को अगर जो बीमारी है, जो आनुवंशिक बीमारी है, उसके फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी मान लीजिए अगर आपके परिवार में आपका कोई भाई या आपका बड़ा बुजुर्ग जो अपंग पैदा हो या मंद बुद्धि हो, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से पैदा हुए और उसी तरीके की या उसी समान गुण की वाली एक लड़की से अगर आप विवाह कर लेते हैं और समान गोत्र वाली ऐसी ही एक औरत से, लड़की से विवाह कर लेते हैं, तो वही समान गुण जो है आने वाली आपकी जो संतान है उसमें भी जाएगी और वही बीमारी जो है 7 पुश्तों तक भी आपकी पीढ़ी में रह सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग को किसी भयंकर बीमारी थी, इसलिए आपकी पूरी की पूरी पुश्त जो है, आपकी जो पूरी पीढ़ी है, उसके अंदर वो बीमारी मिलती है। कई लोग जो हैं कहते हैं कि मतलब मेरे बड़े पुराने जो बुजुर्ग थे, जो दादाजी थे, उनके सर पे बाल नहीं थे या उनका शरीर बहुत भारी था, वो मोटे थे, उनको इस तरीके की बीमारी थी और वही बीमारी जो है आगे उनके बच्चों को भी मिली। तो यही कारण होता है कि समान गोत्र वाले लड़का और लड़की का विवाह जो है सनातन धर्म में नहीं माना जाता। और इसी सिद्धांत के हिसाब से आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना वैज्ञानिक रूप से उसके अंदर सिद्धांत मिलते हैं, उनको दर्शाया गया है। तो इसी तरीके का विज्ञान जो है हमारे धर्म में, हमारे सनातन ग्रंथों में छुपा हुआ है। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।